I do not want life to be taken seriously. जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। आपने कहा कि ओशो जी जो हैं उनकी फिलॉसफी आपको बड़ी पसंद आई, तो ओशो जी की फिलॉसफी अगर आप थोड़ी सी रख दें तो मैं चाहता हूं कि उसके ऊपर थोड़ी सी बात हो जाए आखिर में। आते ओशो की फिलोसफी जो मेरे को अभी कम शब्दों में रखना है तो मैं कोशिश करूंगा। तो ओशो के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि ओशो ऐसा बोलता है कि अगर आप किसी चीज में अटके रहोगे, आपकी वासना, देखो हमारे पास इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, हमारे कोई वासना है, हमको कुछ चाहिए होता है, वो नेचुरल है, कोई गलत बात नहीं। बच्चा जन्म लेता है तो उसको कुछ चाहिए होता है। बॉडी जब बिल्डअप होती है 15-16 साल, तो शरीर में हार्मोन सीक्रेट होते हैं, तो उनको भी कुछ चाहिए होता है। भूख लगती है तभी पेट में कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो निकलते हैं, इसलिए भूख लगती है। तो वो ये बोलते हैं कि तुम पहले नेचुरल रहो, और तुम्हारी जो वासना है अगर वो नेचुरली पूरा होती है तो तुमको कोई एबनॉर्मल लगेगा नहीं, एबनॉर्मल होगा नहीं। अभी हमारा जो सिस्टम है उसमें कैसा है कि तुम शादी से पहले कुछ नहीं कर सकते, सिस्टम में नहीं है तो नहीं कर सकते, ऐसा है। तो उसे बोलते हैं कि अगर नेचर ने आपके सिस्टम से हिसाब से चलना होता तो नेचर ने 21-22 को आपको बॉडी में पूरा बिल्डअप करना चाहिए था। ये फिलॉसफी, सॉरी महेश भाई, मैं चाह रहा हूँ आप फिलॉसफी की उत्तमता, ये सेक्स पर आकर सारी फिलॉसफी ओशो जी की क्यों आ रही है? मैं चाह रहा हूँ, हाँ जी, फिलॉसफी का कोई उत्तम पार्ट यानी ऐसी, सॉरी मैं ये जानना चाह रहा हूँ महेश भाई, हाँ मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ओशो जी की फिलॉसफी का कुछ ऐसा आप उसकी व्याख्या करें या उसको इस तरह दर्शाएं कि उसमें लगे कि पूरी दुनिया का जो वर्ल्ड व्यू है वो सामने आए। ये नहीं कि शादी के बगैर ओयो रूम्स में चले जाएं, एंजॉय करें, ये नहीं। चलो ठीक है, मैं टॉपिक भटक गया था, सॉरी। ओशो को बोलना है कि तुम जब सेटिस्फाई हो सकोगे, मतलब तुम समाधान होने के बाद ही तुम आगे जा सकते हो। तुम है ना, तुम जीवन में तुम सुखी होके ही आगे जा सकते हो, ऐसे ओशो को बोलना है। तुमको मुक्त होना है। ये तो सनातन धर्म भी कहता है कि अगर आपको सुख चाहिए, जी मोक्ष है। मैं मोक्ष बोल रहा हूँ, मैंने सुख और मोक्ष में फर्क है सर। मोक्ष और समाधि जो वर्ड है ना, समाधि, हिंदू धर्म में जो समाधि वर्ड है उसमें ऐसा होता है कि सबका समाधान मतलब मैं कब तक मेरी जरूरतें पूरी हो जाएंगी सब, फिर मैं रिलैक्स हो जाऊंगा, मेरा मन का भी खेल है वो भी चलता रहता है, वो भी शांत हो जाएगा। तो एक ऐसा लेवल आता है, एक ऐसा स्टेज आता है जिसको मोक्ष बोलते हैं, समाधि बोलते हैं, जहाँ पे आदमी का मन और बुद्धि दोनों शांत हो जाता है, और उसको फिर उसको आनंद बोलते हैं हमारे इसमें। सॉरी मैं ये समझना चाह रहा हूँ जो ओशो की फिलॉसफी है उसकी अचीवमेंट क्या है, मतलब वो यानी कैसे इंसान के बारे में क्या चाहता है, यानी यूं रखे ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ नहीं कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं, उनको वो चाहते हैं कि मोक्ष मिले, आदमी को समाधान मिले, आदमी शांत हो जाए। शांत बोले अभी आपने बोला कि सुख और है मोक्ष और है, तो ओशो क्या चाहता है? ओशो की फिलॉसफी क्या कहती है, मोक्ष या सुख? मोक्ष नहीं, सुख नहीं, मोक्ष तो टेम्पररी है ना। हाँ ठीक है। अच्छा, मोक्ष को ओशो एक्सप्लेन कैसे करता है? वो बोलते हैं कि जहाँ पर आपका जीवन किसी वासना नहीं चलाता, आपका जीवन वासना नहीं चलाती, आपका जीवन स्वभाव चलता है, मतलब आपके स्वभाव के हिसाब चलता है। वो ऐसे समझते हैं कि आदमी जब जन्म लेता है तो कुछ एक स्वभाव का वो बन के आता है। समझ गया हूँ मैं समझ गया हूँ। ठीक है, अब ये है, ये जो ओशो का मोक्ष है फिलोसॉफिकली जो उन्होंने रखा, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल कहाँ है ओशो ने कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? हाँ, उनको देख के पता चलता है ना। किसको? ओशो को। ओशो तो अभी तो वो 1989 में हुए, तो उनको देख के ऐसा लगता है कि हाँ भाई। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ओशो की फिलॉसफी ओशो के लिए थी या पूरे मनुष्य के लिए थी, पूरी प्रजाति के लिए थी? उन्होंने जो फिलोसफी उनके एक्सपीरियंस जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, फिर उन्होंने लोगों को बताया। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने ये बोला ओशो की फिलॉसफी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो सकती है, तो वो इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुई, कहाँ है, प्रैक्टिकली है? आपने कहा ओशो ही, ओशो तो मेरे सामने नहीं है, तो मुझे आप कोई बताएं कि ये है, ये ह्यूमन है, इसने प्रैक्टिकली मोक्ष प्राप्त कर लिया है ओशो की फिलॉसफी के अकॉर्डिंग, ऐसा कोई बंदा है? नहीं, वो तो आपको जो होगा ना वो बताएगा नहीं पहली चीज।
और अच्छा, जो तो होते पता भी है कैसे ना, चलेगा? जो भी होते हैं, नहीं नहीं पता चलेगा आपको, मुश्किल है, वो ढूंढना पड़ता है। अगर ओ किसी को मोक्ष हो। मिला है ना, वो हम्म। मोक्ष जिसको मिलता है ना सर, वो कभी बताता नहीं, क्योंकि उसको जो अच्छा। आनंद आता है ना, हाँ वो हाँ, नहीं बताता, मतलब मिलना मुश्किल है, मिल भी जाएगा, मैं ऐसे नहीं बोलता ओशो जी नहीं ने मिलेगा। ओशो जी ने हम्म। बताया था कि उनको मोक्ष मिल गया है? नहीं, उनको देख के पता चलता है। आपको कैसे पता? उन्होंने तो बताया नहीं। अगर आपको देख के पता चलता है नहीं, ओशो को, फिर किसी और को भी देख के पता चलना चाहिए। हाँ आप कह रहे हैं पता पता ही नहीं चलता है चलता। ना। नहीं किसका? नहीं, हाँ बताएं, और जिसको कौन है मोक्ष जिसको मिला है? जिसको नहीं नहीं, जिसको मोक्ष मिला है ना, अभी ओशो को, हम्म। जिन्होंने ओशो को फॉलो किया है, उनको तो ओशो में भगवान दिखे, तभी उनको फॉलो किया, नहीं और नहीं नहीं, मैं कुछ और उनके पूछ रहा हूँ, पास। मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। बोलो मैं कुछ और पूछ रहा हूँ बोलो महेश ना। भाई, फोकस कीजिए। हम्म, हम्म, मोक्ष ओशो को मिला, मैंने कहा किसी हम्म, और को मोक्ष मिला है, आपने कहा है जिनको मिलता है वो बताते नहीं है। मैंने पूछा ओशो हम्म, ने बताया, आपने कहा नहीं। मैंने कहा फिर आपको कैसे पता चला? आपने कहा देख के पता चला। फिर सिर्फ हम्म। ओशो को देख के नहीं पता चलना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ओशो की फिलॉसफी पढ़ने के बाद आपको जिन लोगों को मोक्ष मिला है वो, अच्छा आपको मिला है? नहीं नहीं, मोक्ष नहीं मिला ना अभी तक, मैं तो प्रोसेस में अच्छा हूँ। मोक्ष, अच्छा आपको नहीं मिला। यानी आपको ओशो की मैं, फिलॉसफी से मोक्ष तो नहीं मिला, मगर ये पता चल गया है कि मोक्ष किसको मिला है, हैं? हाँ अच्छा, सही ओशो बात के है। अलावा आपको, ओशो के अलावा को बंदा बता सकते हैं जिसको मोक्ष मिला है? कबीर बोल सकते हैं, नानक बोल हैं? सकते हैं, जिनको मैंने सुना कौन? है, मतलब कबीर कौन? नानक। वो कबीर नानक तो मैं, है ही, कबीर नानक। ओहो, कबीर नानक तो इस तरह तो गौतम बुद्ध वाले कहते हैं कि गौतम बुद्ध हाँ को हाँ मोक्ष मिल हाँ। गया है। ठीक है, वो तो सारे कहते हैं। हम्म, इसका नहीं मैं कह रहा, हम्म, मैं कह रहा हूँ ओशो हम्म, अब आया है, हम्म, कैमरे के टाइम पे आया हम्म। था। उसने अगर राइट राइट एक राइट। फिलॉसफी दी है, तो फिर ऐसी दुनिया बड़ी तादाद में होनी चाहिए जिनको मोक्ष मिला है। आप मिसाल के तौर पे मुझे बताएं, मैं एक बंदा निकालता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ, मुझे आपने देख के बताना है कि इसको मोक्ष मिला कि नहीं मिला। हाँ क्या, मेरे को तो तो कोई मैं ये पता नहीं। जान ये तो मैं ये जान हाँ, तो मैं बेसिकली ये मैंने हम्म, एग्जांपल दिया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ हम्म, महेश भाई कि ओशो हम्म। की फिलॉसफी मोक्ष देती है या जिसको मोक्ष मिला है उसको दिखा देती है बस? नहीं नहीं नहीं, मोक्ष देती है। हाँ, और जबरदस्त। आपको तो नहीं मिला, इसलिए मैं आपसे ये कह नहीं सकता नहीं कि नहीं, आपको मिला कि नहीं मिला। आपने कहा मुझे नहीं मिला, तो फिर मुझे ये नहीं मिला। बताएं। हाँ, नहीं मिला। तो मुझे ये बताएं कि कोई इस वक्त जिंदा बंदा हो ओशो की फिलॉसफी के मुताबिक, कि उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिकली उसको मोक्ष मिल गया हो। कोई बंदा कोट कोट करें। नहीं पता, नहीं पता नहीं मेरे को। नहीं पता। हम्म, एग्जैक्टली exactly. अब हम्म। अगला सवाल आने लगा है। आपको नहीं बोलो ना। पता, आपको सिर्फ हम्म, ओशो के अंदर नजर आया, इसका एक ही कारण हम्म, है। आप हम्म, ओशो से मानसिक तौर पर या वैचारिक तौर पर प्रभावित हुए हैं। जब आप, इसीलिए मैं आपको बताता हूं, ये फिलोसॉफिकल हम्म, डैमेज होता है इंसान जब, या फिलोसॉफिकली इन्फ्लुएंस होता है, या जब हम्म, फिलोसॉफिकली इंस्पायर होता है, तो वो किसी इंसान के अंदर भगवान का रूप देखना शुरू कर देता है, उससे उससे प्रेम हो जाता है, उसकी हर बात पे वो अश अच कर उठता है, प्रभावित होता है। इसी तरह जो मूर्ति पूजा करते हैं उनको श्री राम में मोक्ष नजर आता है, किसी को श्री कृष्ण में नजर आता है, किसी को किस में नजर आता है। ये तो ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, ये रैशनल और लॉजिकल इफेक्ट नहीं है। पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज मैं आपके सामने रखने लगा हूं, इस पे तवज्जो कीजिएगा प्यारे भाई। वो ये है कि अब मैं जानना चाहता हूं कि ओशो ने मोक्ष के सिम्टम्स क्या बयान किए हैं, क्योंकि वो नजर नहीं आया आपको किसी में भी, मगर ओशो के मुताबिक ये सिम्टम्स क्या हैं, ये लक्षण हैं कि इस बंदे को मोक्ष मिल गया है, वो बताएं। अभी उन्होंने जो बताया कि हमने जो देखा है, तो देखो, फूल को पहचानना तो उसके सुगंध से पहचान सकते हैं, या फूल को देख के पहचान सकते हैं। अगर मोक्ष ऐसा कोई व्यक्ति में है, तो उसकी जो सुगंध है, उसको पास में जाने जैसे हमको उनके मतलब प्रेम का प्रचिति आता है, हमको उससे मिलना अच्छा लगता है, उनकी बातें सुनना अच्छा लगता है, मतलब प्रेम ही ऐसी चीज है जो एक उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं हम। और स्वतंत्र फ्रीडम जो है, कि उनको उनका फ्रीडम देख के भी हमको लगता है कि हमको भी ऐसा फ्रीडम, बोले तो हम हमारा लाइफ किसी से अटैच होके नहीं देखते। अगर मैं इंडिविजुअल समझ हूँ, गया। और मैं इंडिविजुअल हूँ, और मेरे को मेरे ढंग से जीना छोड़ दो, लेकिन मेरे को आनंद आ रहा है किसी व्यक्ति के साथ, और वो उनकी तो बातें यानी सुनने में ठीक प्रेम, है, मतलब मैं प्रेम की बात करता हूँ, ठीक, मैं समझ मोक्ष गया, के लिए समझ ना गया प्रेम ही शब्द बोलूंगा। मैं। ठीक है, मैं समझ गया। इसका हम्म, मतलब ये है हम्म, कि जो आपको हम्म, बंदा पसंद आ रहा है, या जिससे आप आकर्षित हो रहे हैं, ठीक है, हम्म, जिससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिससे प्रेम आ रहा है, वो हम्म। आपको ये लगता है कि उस बंदे को मोक्ष मिल गया हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है, हमारी जितनी तो बुद्धि जहाँ तक अब जाती है,
नहीं नहीं बताता हूँ। तो हाँ, अभी क्या होता है, दो आपने कहा चीजें कि होते वो हैं। उस इससे प्रेम से आप मोक्ष को तुलना करते हैं, तो फिर यही है। फिर इसका मतलब है एक पत्नी को अपने पति के अंदर मोक्ष नजर आता होगा कि इसको मोक्ष मिल गया है, एक पत्नी को नहीं पति के अंदर आता है। नहीं, आजकल आ सकता है, आ गोरों को सकता है, कुत्तों के अंदर, आ सकता जी है, कुत्तों के अंदर प्रेम नहीं होता आ है, सकता जानवरों है। में। जी आ सर मैं सकता वही है। बोलता हूँ, नहीं नहीं, मैं क्या बोलता हूँ, मोक्ष एक एक कुत्ते स्टेट हो गई सॉरी मोक्ष, बरोबर। सॉरी 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 रुके जरा। हम्म, एक कुत्ते बोले एक कुत्ते बोले। को एक कुत्ते को मोक्ष मिल सकता है ओशो नहीं की वो फिलॉसफी विचार में? नहीं कर सकता, उसको क्या, नहीं कुत्ते को कैसे मिलेगा, वो सोच ही नहीं सकता तो क्या कैसे मिलेगा। उसका अच्छा बुद्धि है ठीक है, लेकिन ये उसको एक्सपीरियंस करने के लिए इंडिविजुअल यानी उसको यानी स्वतंत्र होना यानी है ना। इसका मतलब है, सॉरी ठीक है, यानी इसका मतलब है हम्म, कि ओशो की हम्म, फिलॉसफी के अंदर कुत्ते को मोक्ष नहीं मिल सकता। तो कुत्ते के नहीं मिल सकता। कुत्ते का कारण क्या है, कुत्ते की उत्पत्ति का? कुत्ते कुत्ते की उत्पत्ति जो है वो नेचर से हुई है, लेकिन कुत्ते में हमारे में डिफरेंस क्या है, हम सोच सकते हैं, हम चॉइस कर नहीं, सकते हैं। जीवित तो है ना, या ओशो ओशो मांसाहारी नहीं तो नहीं था? जीवन तो बहुत, नहीं नहीं जीवन बहुत, मैं क्या बोलता हूँ, जीवन बहुत नेचुरल चीज है, उसके आगे बहुत कुछ है। नहीं नहीं सुने जीवन तो जरा, नहीं जिंदा नहीं तो नहीं हर पे। नहीं नहीं सुनो। हम्म, देखिए जिंदा तो हर कोई है, मगर ओशो की हम्म, फिलॉसफी के मुताबिक मोक्ष प्रैक्टिकली आपको इस जिंदगी के अंदर मिलना है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हम्म, क्योंकि आपके नजदीक हम्म, मोक्ष एक स्टेट का नाम है जो जीवित इंसान आपने कहा ले सकता है प्रैक्टिकली। ओशो को मिल गया हम्म, था, वो मरा नहीं था, जिंदा था। हम्म, अब मैं ये जानना हम्म, चाह रहा हूँ, ओशो की हम्म, फिलॉसफी के अंदर अगर हम्म, मोक्ष सबसे बड़ी अचीवमेंट है, तो जीवित हम्म। कुत्ते हैं, जानवर हैं, चिड़ियां हैं, परिंद हैं, ओशो की फिलॉसफी में इनका रोल क्या है? क्या इनको मोक्ष मिलता है? इनमें जो जीव है नहीं वो ना क्या मिलेगा। है? क्या जीव हत्या की जा मैं वही सकती है? बोलता हूँ ना, नहीं 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 नहीं, हम्म, वो उनको नहीं मिलेगा। इसका कारण है कि मोक्ष पाने के लिए कंडीशन है ना, कंडीशन बोले तो क्या, तुम आपको देखो, मैं मुक्त हो सकता हूँ क्योंकि मेरे को मेरी वासना दिखती है, मेरे को चॉइस है, मैं चुनाव कर सकता हूँ। कुत्ते में ऐसा जी नहीं ना, कुत्ते में क्या चॉइस है, हाँ वो थोड़ा ही सोचते हैं। एग्जैक्टली। हम्म, ये हो गया, ये आपका हो गया ये पॉइंट के कुत्ते को क्यों नहीं मिल सकती। अब सवाल ये है कि हम्म, कुत्ते की हम्म। उत्पत्ति क्यों हुई? ओशो इसको कैसे एक्सप्लेन करता है कि फिर कुत्ते के होने का कारण क्या है जब उसको मोक्ष ही नहीं मिल सकता? उसको आपकी नजर में प्रेम ही नहीं मिल सकता, क्योंकि आपने मोक्ष की तुलना प्रेम से क्यों? की है। तो कुत्ते को नहीं प्रेम ही नहीं नहीं मिल प्रेम क्यों नहीं सकता, तो उसकी उत्पत्ति नहीं क्यों? नहीं प्रेम क्यों नहीं मिल सकता, प्रेम मिल सकता है, प्रेम हाँ, पे तो वो जीता है, प्रेम किसको नहीं समझता। नहीं तो बहुत अच्छे, अभी आपने बोला महेश भाई कि आप प्रेम हम्म। और मोक्ष को एक ही तुलना में रखते हैं। प्रेम ठीक है, मतलब मैं प्रेम की बात करता हूँ, ठीक मैं समझ मोक्ष गया के लिए समझ ना गया प्रेम ही शब्द बोलूंगा। मैं। नहीं मैं प्रेम को बहुत वास सकता हूँ, मोक्ष एक स्टेज है वो। देखो प्रेम एक नेचुरल फिनोमिनन है जो हम, कुत्ता कोई भी प्राणी एक्सपीरियंस कर सकता है, लेकिन मोक्ष एक स्टेज है जहाँ पे एक आप मिनट सॉरी, वो। सॉरी हम्म, जी जी हम्म, जी जी वो ठीक है, मैं समझ गया हूँ। हम्म, आपने तुलना की हम्म। थी, अभी आप उसमें अंतर खुद ही उस पर बात कर रहे हैं, अंतर कर रहे हैं कि नहीं सर, प्रेम ये है, आप है ना, मोक्ष ये। नहीं 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 नहीं, सर आप पर्टिकुलर एक चीज को पकड़ रहे हैं। अगर मैं किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक वर्ड यूज करता हूँ ना, तो वो टोटली नहीं तो नहीं होता है मोक्ष को एक्सप्लेन पकड़ करने। सॉरी हाँ। सॉरी सॉरी महेश भाई, पकड़ना इसलिए पड़ेगा कि टर्मिनोलॉजीज ही करप्ट होंगी जब, तो फिलॉसफी समझ नहीं आएगी। मैंने इसीलिए आपको मौका दिया कि आप मुझे एक्सप्लेन करें। आपने जो चीजों की बेस रखी, मोक्ष ये है, आप मोक्ष को प्रेम की तरह, मैंने आपसे पूछा उसके लक्षण क्या है, आपने कहा प्रेम होता है, उसमें खुशबू जैसे फूल को आती है, वैसे आपको मोक्ष का पता चल जाता है। अब मैंने आपके सामने रखा एक कुत्ते का नेचुरल स्टेटस क्या है ओशो की फिलॉसफी के अंदर जब उसको मोक्ष नहीं मिल सकता, वो क्यों आता है, क्यों उस पे जुल्म होता है, क्यों वो पत्थर खाता है, क्यों वो लड़ते हैं, क्यों वो आके मर जाते हैं? ओशो कैसे एक्सप्लेन करता है इस इस पे चीज? कुछ नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं बोला है। हाँ ठीक हो गया, यानी इसका मतलब ये है कि इंसानों से ज्यादा बड़ी तादाद के अंदर जानवर मौजूद हैं। ओशो की हाँ। फिलॉसफी उनको अनअटेंडेड छोड़ती है। ठीक है। अब मैं ये क्यों मैंने ये सवाल रखा, उसके पीछे रीजन है। हम्म, आपने हम्म, कहा था कि ओशो जो है वो नेचुरल प्रोसेस के ऊपर चलता है, वो कहता है आप नेचुरल हम्म। फिनोमिना को पूरा कर सकते हैं। ठीक है। बराबर बराबर। इस पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा नेचर को जो फॉलो करते हैं वो पशु पक्षी हैं, मानते हैं? हम्म, हम्म, ओशो की फिलॉसफी के मुताबिक सबसे तुरंत जिनको मोक्ष मिलना चाहिए था वो पशु पक्षी थे, मगर आपके मुताबिक उनको नहीं नहीं सर, मिलता, क्योंकि मनुष्य नहीं नहीं नियम आप। बनाता है, विधि बनाता हम्म, है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। कुत्ते नेचुरल तरीके से रहते हैं, जानवर नेचुरल तरीके से रहते हैं। ओशो की फिलॉसफी के मुताबिक ओशो को जानवरों का पशु पक्षियों के लिए आना चाहिए था। नहीं नहीं आप नहीं समझ रहे। मैं जो बोल रहा हूँ ना वो मीनिंग आप आपके बोलने से नहीं आ रहा है।
आपने भैया भले आपने खुद बेस रखी ओशो नहीं की। नहीं 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 मैंने देखो, मैंने जब नेचर बोला ना, तो आपने नेचर को किससे पकड़ा? जानवर, कुत्ता, बिल्ली, उससे पकड़ा, बराबर। मैं नेचर नहीं नहीं आदमी के बारे नहीं में नहीं बोला था। नहीं नहीं, मैंने पर मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने सुने, क्या बोला था, आपने मैंने क्या पॉइंट बोला रखा था वो था बताओ स्टार्ट सर। में। जी जी महेश भाई, आपने एक पॉइंट रखा था हम्म। जिसके साथ मैं स्टिक हूँ। आपने ये कहा मैंने आप स्टिक है, नेचर, लेकिन मेरा मीनिंग है ना, आपने लिया नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, स्टिक देखिए है देखिए आप, सुने, मेरा वर्ड सुने बराबर है। जरा, मेरा पॉइंट सुन हम्म लें, मैंने क्यों ये पॉइंट रखा, ये हम्म जानवरों वाला और इंसान की तुलना मैंने क्यों की। हम्म हम्म आपने विवाह के इशू को, विवाह विषय को रखा सामने कि जैसे हम्म हमारे समाज के अंदर इस चीज को अपराध माना गया है कि बिना विवाह के हम्म कोई कोई मर्द, पुरुष और महिला हैं, वो संभोग हम्म, करें या साथ रहें, गलत माना, इसको राइट हमारे राइट समाज राइट, में बुरा बराबर माना गया, ठीक है ना, राइट, बराबर, ये बराबर बेस रखिए। बराबर बराबर बराबर। जानवरों के यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है, वो विवाह नहीं करते, सिंदूर नहीं नहीं लगाते, मंगलसूत्र नहीं 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 पहनते, कोई नहीं, चीज ऐसी नहीं, ना राइट फेरे लेते हैं। राइट राइट इसका मतलब राइट। है कि ओशो और जो फिलॉसफी आपने रखी उसके मुताबिक ओशो की फिलॉसफी के सबसे करीब पशु पक्षी हैं, नहीं ठीक है। हाँ, नहीं नहीं सच्ची, नहीं नहीं क्यों, नहीं, मैं बोलता हूँ ना, तुम आप है ना, पहली चीज, आप आदमी और पशु में डिफरेंस नहीं कर रहे। पहली ये गलती आपकी पहले हो रही है कि आप है ना, आदमी से जल्दी में पशु पे आ गए, लेकिन आपने उनका डिफरेंस ध्यान में नहीं लिया। मैंने जो बोला था वो आदमी के लिए बोला था। आप हर चीज आदमी के और पशु में कॉमन नहीं पकड़ सकते ना। मैं आदमी के लिए बोला है कि वो सोच सकता है, तो पशु सोच सकता है, ऐसा थोड़ा मैंने बोला है। मैं आदमी आदमी, चुनाव कर सकता है, पशु पशु थोड़ा जी चुनाव कर सकता है। जी 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 जी, तो ठीक, आप कैसे जबरदस्त जबरदस्त लॉजिकल कैसे कर रहे हैं? हाँ, जबरदस्त वही मैं बोला। जबरदस्त, अब रुकिएगा, अब रुकिएगा, हम्म। अब आपका नियम बदला है, मैं अब आपको बताता हूँ नियम कैसे। नहीं बदला है। जी 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 नियम जी, इसलिए मैंने नहीं, बदला कि आप समझे नहीं। मैंने नियम इसलिए बदला हाँ कि ठीक आप है, समझे नहीं। मैंने आदमी के ठीक है, बारे में आपका आंसर दिया था, आपने ठीक है, जानवर को बीच में लाया, तो अभी मैं क्या बोलूं उसको? थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कोई बात नहीं, मैं इसलिए लेके आया हूँ, हम्म ये मैंने हम्म तुलना पशुओं, पक्षियों या मनुष्य के बीच में इस एक नियम को सामने रखते नहीं की, जैसे आपने नहीं की थी स्टार्ट में ना, मैंने भी प्रिंसिपल रखा है क्या, अच्छा अच्छा, कि नेचर, सुने बराबर है। जरा, हम्म नेचर, हम्म नेचर कैसे काम करती है। नेचर हम्म को सबसे अच्छे तरीके से अगर कोई जी रहा है, अगर अगर हमने हम्म नेचर वो मानना है कि आप जैसे हो वैसे आके जियो जिंदगी अपनी, हम्म ठीक है ना, हम्म जैसे हो, हम्म वो सबसे बेहतरीन अगर कोई जी रहा है तो वो पशु पक्षी हैं। कैसे? राइट, खाते हैं, जीते हैं, कोई माता राइट पिता राइट। नहीं, कोई बहन भाई नहीं, कोई नियम नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई कपड़ा लत्ता नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई जॉब नहीं, कोई ट्रेन नहीं, कोई बाइक नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कोई ओवरसीज जॉब नहीं, कोई नाइट शिफ्ट नहीं, ठीक है ना महेश भाई, किसी की नहीं, आप अपने तरीके से चल रहे हैं, ये मनुष्य ने सारे नियम बनाए हैं। तो नेचर को, नेचर के इकोसिस्टम में सबसे बेहतरीन तरीके से अगर कोई बैठ रहा है तो वो जानवर बैठ रहा है। अब मनुष्य और जानवर के अंदर अंतर है, आपने अभी बात की बड़ी प्यारी, आपने एक बात की कि मनुष्य मनन करता है, मनुष्य विचार करता है, तभी तो नियम बनाता है, क्योंकि उसको पता है कि मुझ में और पशु पक्षियों के अंदर अंतर होना चाहिए। वो अंतर होता है बुद्धि के आधार पर, तर्क के आधार पर, ज्ञान विज्ञान के आधार पर। वो कैसे करता है? वो नियम बनाता है, ये नियम है, इनका उल्लंघन कोई मनुष्य नहीं करेगा, वरना वो पशु पक्षियों की तरह हो जाएगा, इसका उल्लंघन नहीं किया जाएगा। ये है मनुष्य की उत्तमता। ओशो की जो फिलॉसफी आपने रखी है, उस फिलॉसफी के अंदर अगर फोकस सिर्फ मनुष्य के ऊपर किया जाए तो गोया ऐसे होगा कि मनुष्य को नियम व्यवस्था सारी खत्म करके लपेट के उसको पशु पक्षियों के तुलने आप बना लो। इसीलिए मैंने आपसे ये बात पूछी थी ओशो की फिलॉसफी के अंदर। हाँ, आप बताइएगा इसके बाद, आप मुझे बताइएगा मैं कहाँ गलत हूँ। ओशो की फिलॉसफी के मुताबिक, इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि पक्षियों पशुओं की क्या उसमें मोक्ष है, वो है कि नहीं, क्योंकि वो नेचर को सबसे करीब से फॉलो कर रहे हैं। अब आप बात करें मैं कहाँ गलत हूँ। अभी आपने जो बोला ना कि ओशो का जो फिलॉसफी है वो तो पशु जी रहे हैं ऐसा नहीं है, और नेचर से करीब है पशु, लेकिन उनको कैसा है कि वो नेचर से इसलिए जी रहे कि उनके पास चुनाव नहीं है, उनको ऑप्शन नहीं है कि अगर उनको खाना है, भूख लगती है तो वो खाएंगे, वो नहीं करेंगे कि मेरे को नहीं खाना है, तो उनको चुनाव नहीं है। तो उनको जो नेचर से हिसाब से है वो बंधन है। बंधन बोले तो उनको पता ही नहीं उसके अलावा कुछ है। हमको पता है हम भूख लगी तो भी खाएंगे, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर वो जानवर है तो खाएगा। अगर जानवर को कोई भी इच्छा हुई कुछ भी, जानवर में भी प्रेम है, ऐसा नहीं कि जानवर में प्रेम नहीं है। दो जानवर दोस्त भी बनते हैं, एक साथ रहने के बाद उनको एक दूसरे की तकलीफ भी समझते हैं, और उनमें भी प्रेम है, उनमें भी सब है, मतलब फैमिली उनमें भी होता है। और जानवर को खाता नहीं है, मतलब कैसा,
कि मार ही नहीं डालता, उनमें भी झगड़ा होता है, मतलब नेचुरली। और ओशो की जो फिलोसफी है आदमी के बारे में, ओशो की जो फिलोसफी है आदमी के बारे में, वो क्या बोलते हैं कि आप नेचर को समझो, नेचर आपके अंदर है, वो वैसे ही चलेगा जैसा नेचर ने बनाया आपको। अगर आपके विचार उस पर आप डोमिनेट करोगे कि नहीं मेरे को नेचर के हिसाब से नहीं जीना है, तो आपका स्वभाव जो नेचर है वो और आपका जो विचार है उसमें टकराव होगा। उसमें टकराव होगा तो देखो, जिधर टकराव होगा तनाव होगा तो उसमें फिर लड़ाई होगी, उसमें आपको फिर बुरा लगेगा। खुद पे किसी को भी हमने तकलीफ किसी को दिया तो उसको बुरा लगता है, अगर खुद को तकलीफ दिया तो खुद को भी बुरा लगेगा। और वो जो होता है ना, फिर आदमी जो चीजें करने की इच्छा है लेकिन कर नहीं पाता, तो उसमें वो गिल्ट रहता है, और वो गिल्ट की वजह से वो फिर बस ठीक है ज्यादा चीजें करता है। जी जी, समझ गया, मैं समझ गया ना। तो आपको मोक्ष मिला है क्योंकि एंड रिजल्ट देखिए, मैं बड़े गौर से आपकी गंभीरता से आपकी बात इसलिए सुन रहा था कि मैंने सोचा अगर महेश भाई ओशो से प्रभावित हुए हैं तो मैं भी थोड़ा सुनता हूँ, हो सकता है मुझे भी कुछ बात अच्छी लगे। मगर मुझे अभी तक समझ ही आई है, हाँ मुझे ये बात समझ आई है कि ओशो के अलावा, आपके अनुसार ओशो के अलावा आपको किसी में मोक्ष नजर कोई नहीं आया, नंबर 1। नंबर 2, ओशो को फॉलो करने के बाद भी आपको मोक्ष कोई नहीं मिला, नंबर 2। नंबर 3, अभी तक तो नहीं मिला, ठीक है, आगे का पता कोई नहीं, ठीक है। अच्छा, जिनको मिला है वो बताते नहीं और दूसरों को पता नहीं। तो जब किसी फिलॉसफी की सूरत हाल ये हो कि उस फिलॉसफी के अंदर प्रैक्टिकलिटी भी ना हो, सर्टेनिटी भी ना हो, कंफर्मेशन भी ना हो, ऑथेंटिकेशन भी ना हो, कॉन्फिडेंस भी ना हो, फिर उस फिलॉसफी को कैसे कोई अपना सकता है, उसको कैसे समझ सकता है? मिसाल के तौर पर मैं इसको थोड़ा मैं इसको थोड़ा रखना चाहूंगा और मैं इसको और तरीके से रखना जी, मैं इसको और तरीके से रखना चाहूंगा। ये मनुष्य और पशु पक्षियों के अंदर एक बड़ा फर्क आपने भी जो बयान किया, आपने रखा, मैं उसको स्वीकार करता हूं। वो अंतर है कि मनुष्य विचार करता है और उसके आत्मिक अंदर विचार की एक युद्ध चलता है, नेचर और विचार। नेचर ये कह रही है, मेरे विचार ये कहते हैं। ये वो जंग है, ये वो वॉर है जो उसको डेवलप करवाती है, उसके अंदर एक स्ट्रगल पैदा करती है। बराबर हो गया। अच्छा, ये वो स्ट्रगल पशु पक्षियों के अंदर नहीं होती। अच्छा, यही चीज, ये बड़े गौर से सुनिएगा, मैं चाहता हूं कि आप इस पर तवज्जो दें महेश भाई। हाँ, ये स्ट्रगल जो एक इंसान के अंदर चल रही होती है, जो नेचर वर्सेस इंटेलेक्ट, नेचर वर्सेस कॉन्शियसनेस, नेचर वर्सेस रैशनैलिटी, नेचर वर्सेस लॉजिक, ये जो कश्मकश चल रही है, ये जो टग ऑफ वॉर चल रही है उसके माइंड के अंदर, यही एक केवल लक्षण है जो उसको पशुओं पक्षियों से अंतर करता है। पॉइंट नंबर 1, यहां तक हम साथ हैं। अब मैं आगे चलने लगा हूं। ओशो कहता है इसी एक चीज को खत्म कर दो। अब कैसे? मिसाल के तौर पर वो ये कहता, ये तो मानता है, ओशो ये तो मानता है कि आपको भूख लगना नेचुरल है, वो ये तो मानता है आपको नींद आना नेचुरल है, वो ये तो मानता है कि यौन संबंध करना या काम वासना आना या सेक्स करना, संभोग करना, ये नेचुरल है। वो ये तो मानता है, हाँ, वो ये तो मानता है कि आपके अंदर गुस्सा भी आएगा, आपके अंदर लालच भी आएगा, आपके अंदर जो है ना वो और तरीके के इमोशंस भी आएंगे। मगर इन सारे इमोशंस पे होते हुए अकॉर्डिंग टू ओशो, मोक्ष ये है कि इन तमाम वासनाओं का, इन तमाम इमोशंस का स्थिर हो जाना, स्टेबल हो जाना आपको मोक्ष प्राप्त करवाता है। यानी ये मोक्ष का एक स्टेटस है जिसमें मनुष्य की तमाम वासनाएं स्थिर हो जाएं, रुक जाएं, वो कुछ फील ना करे, ना अच्छा ना बुरा। वो स्थिर हो जाता है, फिर तो सब करते हैं, वो स्थिर हो जाता है खुद। हाँ, खुद स्थिर हो जाता है, ये बात है। अब यहीं ओशो बेसिकली एक ह्यूमन को, एक मनुष्य को डेड कर रहा है, जो अंतर करता था पशु और पक्षियों के बीच में से एक इंसान को। अब होता क्या, इंसान क्या है, इंसान उस स्थिर स्टेटस में जो मोक्ष अकॉर्डिंग टू ओशो ने क्रिएट किया माइंड में, और जो एक थीम दिया, फिलॉसफी दी कि मोक्ष की ये स्टेटस है जिंदा इंसान की, और एक तरफ है पशु पक्षी, उसके बीच में था ह्यूमन।
अब ह्यूमन बीइंग को अगर तो वो अपनी वासनाओं का असीर हो जाता है, बंदी बन जाता है, तो वो पशु पक्षियों के तरफ चला जाता है। अगर वो अपने इमोशंस को स्थिर करता है तो वो मोक्ष की तरफ चला जाता है। अब मैं पॉइंट रखने लगा हूं, ये कंक्लूजन होगा। ह्यूमनली स्पीकिंग, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, कोई इंसान जिंदा रहते हुए अपनी वासनाओं को स्थिर कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। मैं वासना को क्या बोल रहा हूँ? किसी वासना नहीं चलाता, आपका जीवन वासना नहीं चलाती। मैं बोल रहा हूँ इंद्रियाओं को मैं वही बोला सर। नहीं, इंद्रिया देखो, ये अलग, वासना, इंद्रिय और खुद, ये तीनों चीजें अलग है। पहले आप जान लो। मैं समझ रहा हूँ। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। इसमें आपने क्या किया, वासना को और खुद को एक साथ जोड़ दिया। नहीं, मैं कह रहा हूँ मिसाल के तौर पर मैं आपको समझा देता हूँ मैंने क्या कहा है, ताकि आपको पता चल जाए। महेश भाई, ओशो खाना खाता था? खाता था ना, ये नेचर है। ठीक है, बराबर है। हाँ, ठीक है। क्या भूख की इंद्रियाओं को वो वश में कर सका? उसने क्यों करने का? क्यों? अभी तो आपने बोला मोक्ष कहते हैं अपनी इंद्रियों को वश में करना और स्थिर करना। नहीं सर, मैं आपको वो बोला कि वासना को, इंद्रियों को वश में करना, ये मेरा सेंटेंस नहीं था। मैं क्या बोला, स्थिर हो जाता है वो आदमी, खुद स्थिर हो जाता है। वासना एज इट इज है, इच्छा भी एज इट इज है, भूख लगती है वो भी एज इट इज है। ठीक है, स्थिर को चले मैं आपके लिए आपकी बात मानते हुए जो शब्द आप यूज कर रहे हैं, स्थिर को एक्सप्लेन कर दें। अपनी इंद्रियाओं को या अपने चीजों को, पावर को स्थिर करने का क्या अभिप्राय क्या है आपका, क्या मकसद है? नहीं, देखो, दो चीजें हैं। आवाज गई आपकी। लें जी, मेरे ख्याल से उन्होंने प्रैक्टिकली साबित कर दिया है कि इंद्रियां स्थिर कैसे होती हैं। उनकी आवाज चली गई है, इंटरनेट स्थिर हो गया। खैर चलें, काफी टाइम अली भाई का भी, जुल्फकार भाई का भी ले लिया और दर्शकों का भी ले लिया। आप यूट्यूब पे चेक करिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, नेक्स्ट टाइम बात हो जाएगी।